भाई कर दो। नमस्कार साथियों, मैं रामेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे पॉलिटी की बात करने वाले हैं। मतलब बात तो हम लोग डेली पॉलिटी की बात करते हैं और आज हम लोग इस सेशन में एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। और ये नया टॉपिक क्या है देखते हैं। तो आज के हमारे पॉलिटी का नया टॉपिक है उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और देखेंगे कि अभी तक किस एग्जाम में कौन कौन से आपके हाईकोर्ट के क्वेश्चंस आए हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, 18, 21, 25 या 29। तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई वर्तमान में अगर हाईकोर्ट की बात करें तो वर्तमान में कितने हाईकोर्ट्स हैं। अगर यहाँ पे वर्तमान में हाईकोर्ट्स की बात करें तो वर्तमान में आपके कितने हाईकोर्ट्स हैं। तो वर्तमान में साथियों आपके 25 हाईकोर्ट्स हैं। तो वर्तमान में साथियों आपके 25 हाईकोर्ट्स हैं। 25 हाईकोर्ट्स हैं और अगर आपसे पूछा जाए सबसे अंत में किस हाईकोर्ट का यहाँ पे निर्माण होता है, सबसे अंत में आपके किस हाईकोर्ट का यहाँ पे निर्माण होता है। तो अगर आपसे ये बात पूछी जाए, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे लास्ट में आपके कौन से हाईकोर्ट्स का निर्माण होता है। दो हाईकोर्ट्स का निर्माण होता है। एक आपका आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है, आंध्र प्रदेश, और दूसरा है आपका तेलंगाना। दूसरा है साथियों आपका तेलंगाना। कौन सा है? दूसरा है आपका तेलंगाना। ठीक है, तो कई बार आप लोगों से पूछ लेता है कि ये जो दोनों हाईकोर्ट है इनका गठन कब किया गया। तो प्यारे बच्चों देखो, आंध्र प्रदेश तो आपका पहले से है, तो आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट होगा वो आपका पहले ही गठित हो गया होगा। बट यहाँ पे 1 जनवरी 2019 को इन्हें दोबारा से गठित किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको 1 जनवरी 2019 को दोबारा से स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट को कब गठित किया गया है, तो 1 जनवरी 2019 को इसको पुनर्गठित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि देश के 25वें उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। अभी जो वर्तमान में आपको ये बात पता है कि वर्तमान में कितने आपके हाईकोर्ट्स हैं। तो वर्तमान में आपके 25 हाईकोर्ट्स हैं। तो 25 हाईकोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं अगर आपसे ये बात पूछा जाए, तो 25 हाईकोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, तो आपको ये बात पता है कितने हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जजेस। तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं 1079 जजेस हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 24 हाईकोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस थे, तो 24 हाईकोर्ट में अगर नंबर ऑफ जजेस आपसे पूछा जाए तो 24 हाईकोर्ट में आपके नंबर ऑफ जजेस थे 1017। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। तो 24 हाईकोर्ट में आपके नंबर ऑफ जजेस थे आपके इतने और 25 में है आपके 1079। तो इस तरह से इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 2 का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और बट अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं, वर्तमान में रिक्त पद, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि वर्तमान में रिक्त पद कितने। अगर आपसे ये बात पूछा जाए तो वर्तमान में आपके रिक्त पद है 397। मतलब अभी यहाँ पर भारत के अंदर बात करें तो 397 397 आपके नंबर ऑफ जजेस की पोस्ट जो है वो आपकी वैकेंट है यानी खाली है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। अगला सवाल है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। कौन सा ऐसा हाईकोर्ट है जहां पे न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? कमेंट करके जवाब दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या सिक्किम उच्च न्यायालय। एक एक करके बात करते हैं। अगर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ जजेस है आपके 13। अगर यहाँ पे केरल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ है आपके जजेस 27। गुजरात की बात करें तो आपके 42 जजेस है और अगर सिक्किम की बात करें तो आपके यहाँ पे 3 जजेस है। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम कहां पर है। तो सबसे कम जो न्यायाधीशों की संख्या है ये बच्चों आपके कहां पर है? सिक्किम में। तो इस तरह से इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। तो करेक्ट आंसर हो गया साथियों इसका डी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया डी, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। और अगर आपसे ये बात पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जजेस कहां पर है, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा जजेस आपके यूपी में और कितने हैं, तो 194 यहाँ पे नंबर ऑफ जजेस। क्लियर हो गया सभी को? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे
अधिक है? कमेंट करके आप लोगों को जवाब देना है, एक एक करके देखते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट या आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट। आप सभी को पता है कि भाई बॉम्बे में आपके कितने 94 जजेस हैं, यूपी में आपकी सॉरी यूपी नहीं क्या, यूपी भी तो है, यूपी में आपकी कितने नंबर ऑफ जजेस है, तो 194 है। और यहाँ पे आपके कलकत्ता में 32 जज है और आपके गुवाहाटी में 34 जजेस है। ठीक है, तो सवाल कह रहा है किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? सबसे बाद में आपकी किसकी स्थापना हुई है, ये आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके जवाब देना है। एक एक करके देखते हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय की बात करें, आप सभी को पता है सिक्किम की स्थापना 1975 में की गई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप सभी को पता है, अच्छा ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी 2019 में की गई है, 1 जनवरी 2019, और इसकी भी स्थापना आपकी 1 जनवरी 2019 में की गई। ठीक है, तो कह रहे हैं किसकी स्थापना सबसे बाद में की गई है, तो बच्चों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, कि आपका यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है इनकी स्थापना आपकी सबसे बाद में की गई है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि बॉम्बे हाईकोर्ट जो है, बॉम्बे हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना एक साथ हुई थी, सही बात है। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये जो आपके उच्च न्यायालय हैं इनकी स्थापना आपके किस वर्ष हुई थी, आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके बताना है। प्यारे बच्चों देखो, आपका जो कलकत्ता है, कलकत्ता, मद्रास और आपका बॉम्बे, और आपका बॉम्बे, ये जो तीनों हाई कोर्ट थे, इन तीनों हाई कोर्ट को गठित किया गया था 1962। कब गठित किया गया था? 1862, माफ कीजिएगा, आजादी के बाद मैंने कर दिया ये, तो 1862 में इन्हें स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके कुछ समय के बाद, और कब? 1966 में। तो 1966 में एक, फिर 1866 में एक और आपका हाईकोर्ट गठित किया गया था। कौन सा हाईकोर्ट? इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाता है इसके जस्ट 4 साल बाद, मतलब 1866 में यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्टैब्लिश किया जाता है। सवाल कह रहा है कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे एक साथ हुई थी, इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि इनकी स्थापना आपकी 1862 में हुई थी, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। और 1866 में किस चीज की स्थापना हुई थी? आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी तथा अस्थायी खंडपीठ है? राजस्थान, गुवाहाटी, कलकत्ता और आपके मध्य प्रदेश। आप लोग कमेंट करके जवाब देना है। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे तो किसके? आपके गुवाहाटी के, सबसे ज्यादा आपके गुवाहाटी के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। इसका आपका एक ही है, इसका भी आपका एक ही है, और इसके आपके 2। ठीक है, स्थायी और अस्थायी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी गुवाहाटी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? कमेंट करके आप लोगों को जवाब देना है, कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ या पांडिचेरी। कमेंट करके सभी लोगों को जवाब देना है कि यहाँ पे किसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वैसे तो जम्मू कश्मीर का अपना खुद का उच्च न्यायालय है, बट यहाँ पे ऑप्शन में जम्मू कश्मीर ऑप्शन में नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे हम करेक्ट आंसर टिक करेंगे दिल्ली। करेक्ट आंसर हम यहाँ पे टिक करेंगे दिल्ली। और अगर आपसे पूछे कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट को कब स्टैब्लिश किया जाता है, तो बच्चों इसे आपका 1966 में स्टैब्लिश किया जाता है। 1966 में इसे स्टैब्लिश किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सी, क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? किसका अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है? कमेंट करके जवाब देना है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या नागालैंड। तो आप सभी लोगों को ये बात पता है कि सिक्किम इसका खुद का है, हिमाचल प्रदेश खुद का है, उड़ीसा आपका खुद का है। और जो नागालैंड है, नागालैंड किसके अंडर में आता है? ये आपका नागालैंड जो है ये आपका गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है साथियों? ये आपका गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंडर में आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट को कब स्टैब्लिश किया गया, तो याद रखना है 1 मार्च 1948 को इसे स्टैब्लिश किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1 मार्च 1948 को इसे स्टैब्लिश किया जाता है।
ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी गुवाहाटी हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट की कितनी सारी बेंचें हैं, इसकी कितनी बेंच है, तो आपको याद रखना है इसकी 3 बेंचेस हैं। कौन कौन सी 3 बेंचेस है? एक आपकी आइजल, एक आपकी आइजल। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आइजल आपकी किसकी राजधानी है? ठीक है, एक आपकी आइजल होगी, एक आपकी कोहिमा होगी। कोहिमा किसकी राजधानी है? ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, और एक है आपकी ईटानगर, और ईटानगर किसकी राजधानी है? ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए, सभी बच्चे जो यहाँ पे मेरे साथ जुड़े। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी, पटना, दिल्ली, कर्नाटक। पटना आपका सभी को पता है कि भैया बिहार का हाईकोर्ट है। दिल्ली आपका सिर्फ दिल्ली का हाईकोर्ट है। कर्नाटक आपका सिर्फ कर्नाटक का है। और इसके अंदर भी क्या आता है? गुवाहाटी के अंदर भी नागालैंड आता है, नागालैंड आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, आता है कि नहीं आता है? ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मिजोरम आता है, असम आता है और मिजोरम आता है। और अगर आपसे ये बात पूछा जाए कि जो आपका ये गुवाहाटी हाईकोर्ट है, इसे कब स्थापित किया गया था? इसे कब स्थापित किया गया था? तो याद रखना है 1 मार्च को स्थापित किया गया था। और सन कौन सा था? 1948। 1 मार्च 1948 को इसे स्थापित किया गया था। क्लियर है सभी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। उसके पहले आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जो मुझे नजर आता है, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, एजुकेटर हूं, इसलिए आपकी भलाई के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्री ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फ्री ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट मिल रहा है। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप इस ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट को ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, और साथ ही साथ पूरे ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। कई हजार बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि आपको अपनी रैंकिंग के बारे में पता चल जाए कि आप इंडिया में कहां पर स्टैंड करते हैं, आपकी तैयारी का लेवल क्या है, ताकि उस हिसाब से अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना सके। ठीक है, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ये आप लोगों को मिल रहा है, पेड कोर्स आपको यहीं पे मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएगी, फ्री में मिलेगी, क्विज आपको फ्री में मिलेगा, जॉब अलर्ट आपको फ्री में, प्रीवियस ईयर्स पीडीएफ फ्री में, लाइव टेस्ट फ्री में, फ्री कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी चीजें बच्चों आपको लोगों को यहाँ पे फ्री में मिल रही है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करें। इसके अलावा अब सवाल उठता है कि सर ये एप्लीकेशन जो है, ठीक, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उनका मात्र एक स्टॉप सोल्यूशन है, वो क्या है? एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि भाई इसको हम लोग कैसे डाउनलोड करें? सबसे पहले आप तो प्ले स्टोर का नाम तो सुना ही होगा, प्ले स्टोर आप सभी लोग जानते ही होंगे, खूब चिटचैट वाले आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, देन यहाँ पे आपको सर्च करना है एग्जामपुर, इसे इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, लेट्स सिस्टम पे क्लिक करके नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले, और रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से आप एग्जामपुर परिवार का यहाँ पे हिस्सा बन जाएंगे। अगला सवाल है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके सभी लोगों को जवाब देना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी कब हुई थी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, 1916, 1917, 1918 या 1921। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जो पटना हाईकोर्ट है, जो आपका पटना हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट को कब स्टैब्लिश किया जाता है? तो बच्चों इसे स्टैब्लिश किया जाता है 2 सितंबर को। ठीक है, 2 सितंबर 1916 को स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे ये बात पूछा जाए कि जो पटना हाईकोर्ट है उस पे नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, तो बच्चों यहाँ पे 59 नंबर ऑफ जजेस है। कितने जजेस है? तो 59 यहाँ पे नंबर ऑफ जजेस है। ये बात आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए भाई 1916 और क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इतिहास आप सभी ने पढ़ा होगा। तो 1916 में आपने कांग्रेस का अधिवेशन सुना होगा लखनऊ में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है एसी मजूमदार के द्वारा, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। और यहाँ पे गांधी पार्टिसिपेट करेंगे, गांधी की मुलाकात होगी चंपारण के राजकुमार शुक्ल से। चंपारण के राजकुमार शुक्ल गांधी से मिलेंगे, उनको बताएंगे चंपारण में 2 समस्याएं हैं, एक तो तिनकठिया सिस्टम, और दूसरा आपका समस्या है कि जो टैक्सेस है उनको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और गांधी से आह्वान करेंगे कि बाबा जिस तरह से आपने अफ्रीका में जो आपने किया है उस तरह से आप यहाँ पे चंपारण में भी करें, जिसकी वजह से यहाँ पे चंपारण के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी।
ऐसा वो रिक्वेस्ट करते हैं, गांधी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि गांधी को भी इंडिया में स्टैंड करने के लिए मौका चाहिए। तो गांधी यहाँ पे 3 छोटे छोटे आंदोलन करेंगे। आपका पहला चंपारण करेंगे, खेड़ा करेंगे, अहमदाबाद करेंगे, और जब 3 छोटे आंदोलन गांधी के सफल हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे गांधी 3 बड़े आंदोलन करेंगे। कौन कौन से? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, देन यहाँ पे सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी समन्वय अवज्ञा आंदोलन, देन यहाँ पे क्यूआईएम क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो गांधी यहाँ पे पहले एक प्रयोग 3 प्रयोग करेंगे छोटे छोटे, और फिर बाद में गांधी यहाँ पे 3 बड़े आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो 1916 का जो ईयर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतिहास की दृष्टि से भी और पॉलिटी की दृष्टि से भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद या बॉम्बे हाईकोर्ट? तो आप सभी से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा हाईकोर्ट बच्चों आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट। कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट। और अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा हाईकोर्ट कौन सा है, सबसे छोटा हाईकोर्ट कौन सा है, तो सबसे छोटा हाईकोर्ट है आपका मेघालय। सबसे छोटा हाईकोर्ट है आपका मेघालय। क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा कि सबसे बड़ा आपका हाईकोर्ट इलाहाबाद, सबसे छोटा हाईकोर्ट आपका मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा पूछ रहा था, और अगर आपसे सबसे छोटा पूछता तब यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका मेघालय होता। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना उच्च न्यायालय है, और यह संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, दिल्ली, दमनदीप और पांडिचेरी। क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं है, इसलिए इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली और जम्मू कश्मीर ये दो ऐसे यूटी हैं, जम्मू एंड कश्मीर ये दो आपके ऐसे यूटी हैं जिनका अपना खुद का हाईकोर्ट है, जिनका अपना खुद का हाईकोर्ट। क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? मतलब यहाँ पे कौन से ऐसे हाई कोर्ट है जहां पे आपकी कॉमन हाई कोर्ट है? कमेंट करके बता दें। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र व गोवा या मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आप सभी लोगों को ये बात पता है कि यहाँ पे महाराष्ट्र प्लस गोवा प्लस दमन द्वीप और प्लस आपका दादरा नगर हवेली। तो बच्चों ये जो आपके हाईकोर्ट्स हैं, ये जो आपके क्षेत्राधिकार है, इनका मात्र एक हाईकोर्ट है, और वो कौन सा हाईकोर्ट है बच्चों? ये आपका इनका बॉम्बे हाईकोर्ट है। कौन सा हाईकोर्ट है? तो इनका आपका बॉम्बे हाईकोर्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत पे उच्च न्यायालय सबसे पहले आरंभ हुआ था, जो हाईकोर्ट है वो आपका सबसे पहले कहां पर आरंभ हुआ था? कमेंट करके जवाब देना है। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में, दिल्ली, कलकत्ता में, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास में, या मद्रास और बॉम्बे में। तो आप सभी लोगों की बात पता है कि 1862 पे 3 हाईकोर्ट गठित किए जाते हैं, और वो 3 हाईकोर्ट कौन कौन से होते हैं? आपका मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास, बॉम्बे हाईकोर्ट, और तीसरा आपका होता है कलकत्ता हाईकोर्ट। ये 3 हाईकोर्ट यहाँ पे गठित किए जाते हैं। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा, इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला सवाल है किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास, इसको सही कर लो, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? किसके अंतर्गत यहाँ पर ये 3 हाईकोर्ट यहाँ पे स्थापित किए गए थे? कमेंट करके यहाँ पे जवाब देना है आप सभी लोगों को। भारत सरकार अधिनियम 1909 के माध्यम से, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के माध्यम से, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865 के माध्यम से, या भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911 के माध्यम से? आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके जवाब देना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट को स्थापित किया गया था? तो इसके लिए बच्चों एक एक्ट लाया गया था। कौन सा एक्ट लाया गया था? तो बच्चों इसके लिए भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 लाया गया था, जिसके माध्यम से यहाँ पर 3 हाईकोर्ट गठित किए गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बी, क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? प्यारे बच्चों, आपसे चाहे गोवा पूछ ले, चाहे आपसे गोवा पूछ ले, चाहे आपसे महाराष्ट्र पूछ ले, चाहे आपसे दमन द्वीप पूछ ले, चाहे आपसे दादरा
नगर हवेली पूछ लें, दादरा नगर हवेली पूछ लें। ठीक है, अगर इनमें से आपसे किसी के बारे में भी पूछता है, इनमें से आपसे किसी के बारे में पूछता है, ये जो आपके जितने भी क्षेत्राधिकार हैं ये सारे आपके बॉम्बे हाईकोर्ट के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट के अंडर में आते हैं। ये सारे आपके बॉम्बे हाईकोर्ट के अंडर में आते हैं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके सभी लोग जवाब देंगे। तो इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे हाईकोर्ट, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला सवाल है 18, दादरा नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो दादरा नगर हवेली बॉम्बे, और दादरा नगर हवेली आपका, और जो महाराष्ट्र है, गोवा है और दमन द्वीप है, ये सारे आपके बॉम्बे हाईकोर्ट के अंडर में आते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका भी आपका करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे हाईकोर्ट। इसका भी आपका करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे हाईकोर्ट। करेक्ट आंसर हो गया साथियों इसका सी, क्वेश्चन नंबर 18। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या बात करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? अंडमान निकोबार की बात कर रहा है और कह रहा है कि इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। चार ऑप्शन फिर से आपके सामने है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट या कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट या नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, कमेंट करके आप लोगों को जवाब देना। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि इसका, ये जो आपका अंडमान निकोबार है, ये जो आपका अंडमान निकोबार है, ये आपका अंडमान निकोबार किसके अंडर में आता है? कमेंट करके सभी लोग जवाब दो। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका अंडमान निकोबार है, ये आपका कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडर में आता है। ये आपका कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडर में आता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, तो याद रखना है इसे स्टैब्लिश किया जाता है आपका 2 सितंबर को। ठीक है, 2 जुलाई को इसे स्टैब्लिश किया जाता है। 2 जुलाई को इसे स्टैब्लिश किया जाता है। 2 जुलाई 1862 को इसे स्टैब्लिश किया जाता है। कौन सा? जो कलकत्ता हाईकोर्ट है, इसके अंडर में आपका, इसके अंडर में आपका अंडमान निकोबार भी आता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी बेंच कहां पर है, इसकी कितनी बेंच है, तो बच्चों इसकी आपकी मात्र एक बेंच है। वो कहां पर है? तो बच्चों वो आपके पोर्ट ब्लेयर में। कहां पर है? तो ये आपकी पोर्ट ब्लेयर में, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, तो इसकी मात्र एक बेंच है, वो आपके पोर्ट ब्लेयर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता हाईकोर्ट। 2 जुलाई 1862 को इसे स्थापित किया गया था। 2 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था। एक बेंच है पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो आपके कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडर में आता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधिकार में आता है? ठीक है, मद्रास की बात करें तो मद्रास के अंडर में आपके क्या आता है? पुडुचेरी। इसके अंडर में बच्चों आपका पुडुचेरी आता है। अगर बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे के अंडर में आपका गोवा, बॉम्बे के अंडर में आपका गोवा, दमन द्वीप, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, और आपका क्या? गोवा, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, और आपका महाराष्ट्र, और आपका महाराष्ट्र। ठीक है, इतना आपका इसके अंडर में आता है। कलकत्ता की बात करें तो पश्चिम बंगाल आता है कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल आता है, और आपका कौन सा आता है इसके अंडर में? पश्चिम बंगाल के बाद आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आता है। ठीक है, केरला हाईकोर्ट की बात कर लें तो केरला हाईकोर्ट आपके अंडर में आपका लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप आता है। और इसे कब स्थापित किया गया था? तो बच्चों इसका 1956 में इसे स्थापित किया गया। कब? तो 1956 में इसे स्थापित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कि लक्षद्वीप आपके किसके अंडर में आता है? तो लक्षद्वीप बच्चों आपका, ये लक्षद्वीप गलत लिखा है थोड़ा सा, ये किसके अंडर में आता है आपका? लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप आपका आता है केरला हाईकोर्ट के अंदर में। अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या रायगढ़? तो बच्चों ये, जी हाँ, रायगढ़। तो ये किसके कहां पर स्थित है बच्चों? तो ये आपका बिलासपुर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या आंसर इसका हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है वो आपका बिलासपुर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई, तो 11 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी। 11 जनवरी 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई? नैनीताल, देहरादून, मसूरी या हरिद्वार? अब ये चूंकि बात कर रहा है उत्तराखंड की, और उत्तराखंड की बात ना हो और आंखों में नैनीताल ना हो, तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? तो ऐसे चलेगा ही नहीं। इसलिए तो जब भी कभी उत्तराखंड की बात करें और हाईकोर्ट की बात करें तो हमेशा याद करो कि आंखों में नैनीताल। ठीक है, तो आंखों में नैनीताल। तो जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है, ये कहां पर है बच्चों? ये आपका नैनीताल, ये आपका नैनीताल पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों?
इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? जो आपका झारखंड उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना आपकी कहाँ की गई? आप लोगों को इसका कमेंट करके जवाब देना है। दुमका, जमशेदपुर, रांची या हजारीबाग? तो बच्चों इसकी जो हाईकोर्ट की स्थापना ये आपकी रांची में की गई, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला सवाल है 24, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो आपका एमपी हाईकोर्ट है, एमपी का हाईकोर्ट है, ये कहां पर है बच्चों? तो ये आपका जबलपुर है। कहां पर है? ये आपका साथियों जबलपुर है। अब जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जो आपका एमपी का हाईकोर्ट है, इसकी बेंच कितनी है? इसकी आपकी बेंच कितनी? कमेंट करके सभी लोग जवाब देंगे कि एमपी हाईकोर्ट की कितनी बेंच है और कहां कहां पर। कमेंट करके सभी लोग जवाब देंगे। अगला सवाल है 25, केरल का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? कोट्टायम, कोची, एर्नाकुलम या त्रिवेंद्रम? कहां पर स्थित है? तो बच्चों ये कहां पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके जवाब देना है। तो बच्चों ये आपका एर्नाकुलम में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो बच्चों ये आपका एर्नाकुलम में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, पर उसके पहले आप लोगों को बता दूं जिन लोगों ने यहाँ पर एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है इस एप्लीकेशन के माध्यम से। जैसे यहाँ पर अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो फ्री में आप लोगों को मिल रहा है ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ जुड़ने का मौका। इस ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट में वो सारे बच्चे उपस्थित होते हैं, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो आप जैसे हैं, जो जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम की वो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों के लिए प्रॉपर स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रखा गया है, स्कॉलरशिप भी आप लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप भी स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं या आप भी चाहते हैं कि आप इंडिया पे किस रैंक पे स्टैंड करते हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। ये फ्री ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एमपी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पटवार की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर फ्री ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। ठीक है साथियों। ठीक, इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको क्या मिल रहा है? पेड कोर्सेज मिल रहे हैं, सही बात है। बुक्स आपको एकदम फ्री में मिल जाएंगी, क्विज का कोई चार्ज नहीं। जॉब रिलेटेड के बारे में आपको यहाँ पे प्रॉपर जानकारी मिलेगी। प्रीवियस ईयर पीडीएफ मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट मिल जाएगा, फ्री कोर्सेज मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर और प्रैक्टिस क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट बात, इंडिया की सबसे अच्छी फैकल्टी, सबसे अच्छे एजुकेटर्स आपके साथ यहाँ पर एग्जामपुर के माध्यम से उपस्थित हो। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिया जा रहा है कि आप एग्जामपुर के साथ यहाँ पर जुड़े, बेस्ट टीचर के साथ जुड़े, जो इंडिया के आपके बेस्ट टीचर माने जाते हैं। चलिए, अब सवाल है कि भाई इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे? तो प्ले स्टोर तो आप लोग जानते ही होंगे, प्ले स्टोर तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जो आपके जितने भी एप्लीकेशन है उन्हीं में एक आपका प्ले स्टोर है, तो वहां पे आपको जाना है, जिससे आप अपना चिट चैट वाला सारा मटेरियल डाउनलोड करते हैं। ठीक है, जब तमाम सारे एप्लीकेशन आते हैं चिट चैट वाले, तो वो तो आपको पता ही होगा, प्ले स्टोर भी आप लोग जानते होंगे। वहां पर जाना है, एग्जामपुर आपको सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, इसे ओपन करना है, लेट्स रजिस्टर पे क्लिक करके नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किस सिटी के रहने वाले, आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर कर देना, और आप इस तरह से एग्जामपुर परिवार के यहाँ पे हिस्सा होते हैं। ठीक है साथियों। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, कटक, कोलकाता या चांदीपुर? आप लोगों को इसका कमेंट करके जवाब देना है। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो आपका कहां पर स्थित है? भुवनेश्वर, कटक या कोलकाता या चांदीपुर? तो बच्चों ये आपका कहां पर स्थित है? ये आपका कटक पे स्थित है। कहां पर स्थित है? तो ये आपका कटक पर स्थित है। तो ये आपका कटक पर स्थित है, ये आपके यहाँ पे कटक पर स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कटक, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका उड़ीसा का हाईकोर्ट है इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, तो इसे स्टैब्लिश किया जाता है 3 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो इसे कब स्टैब्लिश किया जाता है? तो इसे स्टैब्लिश किया जाता है 3 अप्रैल 1948 को स्टैब्लिश किया, 3 अप्रैल 1948 को इसे स्टैब्लिश किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला सवाल है कि इसको सुमेलित कीजिए, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात या केरल? ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे उड़ीसा को कटक से हम जोड़ देते हैं, उड़ीसा के सामने हम लिख देते हैं यहाँ पे 3, राजस्थान को हम जोधपुर से जोड़ देते हैं, गुजरात को हम लोग अहमदाबाद से जोड़ देते हैं, इसको हम लोग 1 से जोड़ देते हैं, 4 3 2 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 3 2। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सी, करेक्ट आंसर हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला सवाल है 28, 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या यूटी के लिए, संघ शासित राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का यहाँ पे गठन किया जा सकता है। तो ये बात कहां पर किसके द्वारा गठित किया जा सकता है? आपसे
सवाल पूछ रहे हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए किसके द्वारा किया जा सकता है। अगर यहाँ पे पूछा जाए आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 231 के तहत यहाँ पे समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है, संसद के द्वारा की जा सकती है, कानून बना। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कि यहाँ पे संसद कानून बनाकर एक उच्च न्यायालय का, सामान्य उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है आर्टिकल 231 के माध्यम से। अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, किसे। प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये बात पूछे कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या घटाने की बात कर ले, या ये बात करें कि उच्च न्यायालय के जो नंबर ऑफ जजेस हैं उनको घटाने या बढ़ाने की बात करें, तो ये समस्त अधिकार आपके पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट को ये अधिकार कहां से मिलते हैं, तो ये अधिकार पार्लियामेंट को आर्टिकल 231 के माध्यम से मिलते हैं। और किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये अधिकार आपके संसद के द्वारा दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला सवाल है 30, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। कमेंट करके आप लोगों को जवाब देना है कि यहाँ पे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सबसे पहली बात कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं ये आपके किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट किए जाते हैं, तो आर्टिकल नंबर 217 के तहत ये आपके अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो बच्चों ये आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है। दूसरी बात, अगर आपसे ये बात पूछा जाए कि जो आपके हाई कोर्ट के सीजे होते हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए किसकी सलाह यहाँ पे जरूरी होती है, किसकी सलाह यहाँ पे जरूरी होती है, अगर आपसे ये बात पूछा जाए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात राज्यपाल की, जो उस राज्य का राज्यपाल है। दूसरी बात कि जो आपका सीजे है हाई कोर्ट का, जैसे मान लो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश में अगर हमें किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनाना है, तो वहां के हाई कोर्ट का जो सीजे होगा उससे यहाँ पे परामर्श लिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति हो गए, ये हो गए, हाँ जी, इतने लोगों से यहाँ पे सलाह यहाँ पे ली जाती, क्लियर हो गया। तो राज्यपाल और सीजीआई की सलाह पर, हाँ जी, यहाँ पे सीजीआई की भी सलाह जरूरी होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इतने लोगों की यहाँ पे सलाह जरूरी होती है, क्लियर हो गया सभी लोगों को, एकदम क्लियर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्या आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। कमेंट करके जवाब देना है कि किसके द्वारा यहाँ पर परामर्श किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के जो जजेस होते हैं ये किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट किए जाते हैं, तो आर्टिकल नंबर 217 के तहत अपॉइंट किए जाते हैं। किसकी सलाह पर किए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, सही बात है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, सही बात है। संबंधित राज्य के आपके राज्यपाल की सलाह पर, तीनों यहाँ पे सही लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या टिक करेंगे, इसका एकदम करेक्ट आंसर हम टिक करेंगे डी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। क्लियर हो गया सभी को, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। 32 कहता है कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्यों को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है, ठीक है। तो बकाया कार्यों को निपटाने के लिए उनकी जो नियुक्ति है, जो आपके अतिरिक्त न्यायाधीश कहलाते हैं, इनकी जो नियुक्ति है कितने समय के लिए की जा सकती है, तो बच्चों ये आपके 2 ईयर्स के लिए की जा सकती है, ठीक है। जो आपके एडिशनल जजेस यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं इनका जो टेन्योर होता है, इनका टेन्योर आपके मैक्सिमम 2 साल का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला सवाल है 33, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी यहाँ पे योग्यताएं होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, सही बात है। वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार लगातार अधिवक्ता रहा हो, एकदम सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 33। अगला सवाल है 34, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वयस्क भारतीय नागरिकों द्वारा निर्वाचन होता है, एकदम सही बात है, वयस्क भारतीय नागरिकों द्वारा निर्वाचन होता है। अच्छा वयस्क भारतीय क्या हो,
तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे वयस्क भारतीयों के द्वारा तो निर्वाचन होता नहीं है हाईकोर्ट के जजेस का। कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, गलत बात है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी आपका गलत हो गया। किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 217 के तहत किया जाता है। क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अगला है, इसका आंसर हो गया आपका आर्टिकल 217 के तहत अपॉइंट किया जाता है। अगर आपसे पूछे किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और किसकी सलाह पर? तो आपके सीजीआई की सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर, और यहाँ पे जो आपका सीजे होगा हाईकोर्ट का, इसकी सलाह। ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर आपका अपॉइंट किया जाता है, इनकी यहाँ पे सलाह जरूरी होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? किसके समक्ष यहाँ पर शपथ लेता है? प्यारे बच्चों, जो भी आपका हाईकोर्ट का जज होता है, जो भी आपका हाईकोर्ट का जज होता है, ये हाईकोर्ट का जज किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। किसकी? तो राज्यपाल के समक्ष यहाँ पर शपथ लेता है। तो इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, कि राज्यपाल के समक्ष आपका शपथ लेता है। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना रिजाइन किसे देता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या आपके अपने राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके रिजाइन की बात कहां लिखी है? इसके रिजाइन की बात कहां लिखी है? तो बच्चों इसके रिजाइन की बात लिखी है आर्टिकल नंबर 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पे बात लिखी है। ठीक है, यहां पर ये बात लिखी है। अगर आपसे पूछा जाए कि अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो अपॉइंट मतलब कौन अपॉइंट करता है या कौन नियुक्त करता है? तो नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? तो नियुक्त किया जाता है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, जब राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, तो यहाँ पर रिजाइन या त्यागपत्र या हटाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? त्यागपत्र और हटाना, ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो बच्चों ये भी आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये आपका किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी राष्ट्रपति। ए यानी राष्ट्रपति इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो। अगला सवाल है 37। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहां की जा सकती है? कमेंट करके आप लोगों को जवाब देना। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, या इनमें से कहीं भी नहीं। कमेंट करके आप सभी लोग जवाब देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आचरण पर। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जो आपके हाईकोर्ट के जजेस होते हैं, इनको हटाने के दो आधार होते हैं। इनको हटाने के दो आधार होते हैं। दो आधार होते हैं। कौन कौन से दो आधार होते हैं? एक आधार तो होता है मिसबिहेवियर यानी कदाचार कदाचार, और दूसरा आधार क्या होता है? दूसरा आधार होता है इनका असमर्थता। ठीक है, और ये दोनों आरोप कहां पर लगाए जाते हैं? ये दोनों आरोप आपके संसद में लगाए जाते हैं। फिर संसद में यहाँ पर उनको महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है। और महाभियोग को जारी करने के लिए या महाभियोग को पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की जरूरत होती है? तो यहाँ पर आपके स्पेशल विशेष बहुमत की जरूरत होती है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ए। क्या आंसर होगा इसका? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला सवाल है 38। अगला सवाल है 38 कहता है कि किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके जवाब देना है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये अधिकार किसको प्राप्त है, तो आपको याद रखना है कि ये अधिकार आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति, विधि मंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो बच्चों ये अधिकार किसको प्राप्त है? ये अधिकार प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, कि किसी न्यायाधीश को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो आपके राष्ट्रपति के पास है। अगर आपसे पूछे किस आर्टिकल के तहत यहां पर ट्रांसफर किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 222 के माध्यम से इसको ट्रांसफर किया जाता है। और अगर आपसे पूछे मुकदमों का ट्रांसफर, मान लो कि जैसे कोई आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है, उसे जबलपुर हाईकोर्ट में ट्रांसफर करना है, तो ये अधिकार किसके पास होगा? ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? मुकदमों के ट्रांसफर, मुकदमों के स्थानांतरण से संबंधित, मुकदमों के स्थानांतरण से संबंधित अगर आपसे पूछे, तो इसका आंसर आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर आपका कौन सा है? आर्टिकल नंबर है 139 का क्लॉज 1।
ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि संसद सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में वृद्धि कर सकती है, कौन सा आर्टिकल है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 138 है, तो इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ आपके लिए यही वाला इंपॉर्टेंट है, आपका आर्टिकल 222 और आर्टिकल 139 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, कौन हटा सकता है, कमेंट करके आप लोगों को जवाब देना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके जवाब देना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल की बात करें तो किस आर्टिकल में ये बात लिखी है, तो आर्टिकल नंबर आपके 217 में ये बात लिखी है। क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है, कदाचार, असमर्थता या उपयुक्त दोनों, तो उपयुक्त दोनों पर आधारों पर यहां पर हटाया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 14। अच्छा चलिए, तो जिन लोगों ने अभी तक एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो जरूर से जरूर आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे पेड कोर्सेज, बुक्स, क्विज, जॉब अलर्ट, प्रीवियस ईयर के पीडीएफ, लाइव टेस्ट, फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे फ्री में मिल रही है। और ये बात मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो यहाँ पे बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं, ठीक है। पुराने बच्चों के लिए ये बात यहाँ पर जरूरी नहीं है, उनको क्योंकि वो सब पता है, उनको वो अब मतलब ज्ञानी टाइप के व्यक्ति हो गए हैं, उनको पता होता है भाई एप्लीकेशन में क्या क्या मिलता है, तो उनको नहीं बताना है। जो यहाँ पे नए बच्चे हैं उनके प्रॉफिट की बात, उनके बेनिफिट की बात, ठीक है। और आपको अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, एग्जाम्पल सर्च करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, ओपन करना होगा, लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करके नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले, आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करना है, और आप इस तरह से एग्जाम्पल परिवार का यहाँ पे हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क यहाँ पे दे देता हूँ, कुछ आप लोगों के यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क क्या है आप लोगों के लिए, होमवर्क है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है, इसका जवाब आपको क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में देना, इसका जवाब आपको क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में देना, सभी बच्चों, जो बच्चे यहाँ पर मेरे साथ जुड़े। अगला है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायमूर्ति का प्रतिमाह वेतन कितना होता है, ठीक है। इनका वेतन आपका कितना होता है ये भी आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके जवाब देना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिएगा, मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश, अच्छा दोनों का पूछ रहा है क्या, ठीक है। एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिएगा, ऑप्शन ए, इसमें लिख लीजिएगा 2.5 लाख और 2.25, ठीक है। ये ई ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा, और इसका भी जवाब आप लोग क्लास के बाद कमेंट करके बताइए, इसका भी जवाब आपको क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को देना। एक और सवाल, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते निम्न में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। इसका भी जवाब आपको क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में देना है। कहां पर जवाब देना है, तो क्लास के बाद आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब देना है। तो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इन 3 क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर्स देने हैं, और आंसर्स कहां पे देने, तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, और साथ ही साथ अपना स्कोर बताएं, और साथ ही साथ बताएं कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और अगर आप यहाँ पे हमारे साथ एग्जाम्पल की टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय रवि।